तो कैसे हैं बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यानगरी में। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही प्यारा सा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि मुझे पता है और आपको भी पता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, तो हम बहुत ही जल्दी से इस वन शॉट वीडियो के अंदर हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे उसके कॉन्सेप्ट के साथ। तो बिना समय बर्बाद किए चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एसिड। समझते हैं एसिड्स क्या होते हैं। Acids are those substances which produce H plus ion in the aqueous solution। बेटा एसिड्स होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिलाएंगे तो वह H plus आयन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पर क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही आप इन्हें मिलाएंगे वाटर के अंदर दे प्रोड्यूस H plus आयन। तो सिंपल सी बात भैया, जो H plus आयन प्रोड्यूस करे वो क्या है, हमारा एसिड। जल्द से जल्द इनके पॉइंट्स को समझ लेते हैं क्योंकि हमारा वन शॉट वीडियो जल्दी खत्म करना है इसको, तो समझ के खत्म करना है। पहला पॉइंट क्या है कि एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, दे आर सॉर इन टेस्ट, दे आर कोरोसिव। आपने देखा होगा एसिड जो होते हैं किसी मेटल के ऊपर गिरते हैं तो ये उसको क्षति पहुंचा देते हैं, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं बेटा उनका जो पीएच होता है वह 7 से कम होता है। पीएच क्या होता है उनका, 7 से कम होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स। बताता हूं कैसे। जैसे मेरे पास है क्या बोलते हैं, जिंक ग्रैन्युअल्स। सॉरी, मेरे पास है जिंक ग्रैन्युअल्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास है जिंक, मैंने मिला दिया इसको HCl एसिड के अंदर, तो बेटा यहां पर बन जाएगा ZnCl2 और साथ में निकल जाती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहीं पर ये बात लिखी हुई है। मतलब जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देखो ये रहा एग्जांपल, टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। बेटा जो एसिड होते हैं यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। तो जल्दी से बोलो, आपको समझ आया कि नहीं एसिड बेस? ओके, आपको आ गया होगा एसिड समझ में। तो एसिड क्या है, जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करें, जो सॉर इन टेस्ट हो, दे आर कोरोसिव, जिनका pH लेस देन 7 हो, एग्जांपल H2SO4 एंड HCl। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर। और सेकंड टॉपिक है हमारा बेस। तो जैसे एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, बेटा वैसे ही बेस प्रोड्यूस करते हैं OH माइनस इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो देख लो यहां पर क्या होते हैं, OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन कौन करेंगे जल्दी से देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये सभी के सभी जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे OH माइनस आयन। देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास है एक्वस NaOH। क्या है बेटा, एक्वस NaOH, ठीक है। तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, Na प्लस और OH माइनस। देखा इसने कौन सा आयन प्रोड्यूस किया, OH माइनस आयन प्रोड्यूस किया इसने। इसीलिए मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा ये हमारा क्या है, बेस है। वैसे ही हम बाकी सभी को भी लिख सकते हैं। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं जल्दी से जल्दी, जो छोटी छोटी बातें हैं। भैया वो सौर होते थे टेस्ट में, मतलब खट्टे होते थे, ये कड़वे होते हैं, ये स्लिपरी होते हैं थोड़े से। आपने साबुन देखा है कैसा होता है, स्लिपरी होता है ना, तो सोपी नेचर के होते हैं ये। अच्छा, ये रेड लिटमस पेपर को बेटा, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। अगला, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो इनका पीएच लेवल होता है वो मोर देन 7 होता है। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। देखो मैंने आपको जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट समझाया वो H प्लस आयन प्रोड्यूस होने और OH माइनस आयन प्रोड्यूस होने के आधार पर बताया था। तो बेटा ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी अरहेनियस ने। किसने दी थी, अरहेनियस ने। तो उन्होंने बोला था ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बोलते हैं अरहेनियस एसिड, एंड ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं हम उन्हें कहते हैं क्या, पता ही होगा ना, अरहेनियस बेस। बहुत बढ़िया, चलिए आप चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला जो टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है हमारे एसिड की स्ट्रेंथ से। मतलब एसिड कितने स्ट्रांग है, कितने वीक है, बेस कौन सा स्ट्रांग है, ठीक है, या फिर कौन सा बेस वीक है। तो देखो
ऐसे एसिड बेटा, ऐसे एसिड जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करें, ठीक है, ज्यादा, या आप बोलो ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए, उन्हीं को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HNO3, ठीक है। जब HCl टूटता है उसका कंप्लीटली डिकम्पोजिशन होता है और बनाता है H प्लस आयन एंड क्लोरीन माइनस आयन, ठीक है। तो इसीलिए हम HCl को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। बात की जाए वीक एसिड की तो सिंपल सी बात है, इनका पूरा डिसोसिएशन नहीं होता है, इनका पूरा डिसोसिएशन नहीं होता है और ये पार्शियली आयनाइज होते हैं वाटर के अंदर, जैसे कि एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है ना बेटा, जैसे मैंने एसिटिक एसिड का ब्रेक डाउन किया तो इसने H प्लस आयन प्रोड्यूस किया और CH3COO माइनस आयन को रिलीज किया। ये भी ब्रेक डाउन हो रहा है बट ये उतनी ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए मैं इसे कहता हूं कि भैया दे आर वीक एसिड, ठीक है। ओके, तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में मोर H प्लस, वीक एसिड में लेस H प्लस, उसमें कम यानी कि मोर डिसोसिएशन, इसमें लेस डिसोसिएशन, एंड द सिमिलर थिंग्स हैपन्स इन स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत जल्दी आयनाइज हो जाता है, मतलब आयंस में ब्रेक हो जाता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं और ज्यादा मात्रा में यानी कि लार्ज अमाउंट में OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जांपल के लिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और जैसे ही आपने इनको एक्वा सॉल्यूशन के अंदर मिलाया, दे प्रोड्यूस OH माइनस आयन। इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, OH माइनस आयन को प्रोड्यूस किया। वीक बेस बेटा पार्शियली आयनाइज होते हैं, ये ज्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए हम इन्हें को बोलते हैं क्या, वीक बेस। एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता है, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जब इसको ब्रेक डाउन होगा तो NH4 प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है। इससे पता चलता है ये हमारा एक वीक बेस है। चलिए अब देखो, अब जो टॉपिक आ रहा है वो जुड़ा हुआ है एसिड और बेस को पहचानने से, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है वो किससे जुड़ा हुआ है, एसिड और बेस को पहचानने से। कैसे जो पहचानेंगे, कुछ ना कुछ चीजें तो होनी चाहिए। तो हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये दिया गया सब्सटेंस हमारे पास एसिड है या फिर दिया गया सब्सटेंस हमारा बेस है। और ये जो सब्सटेंस होते हैं हमें एसिड और बेस का पता लगाने में मदद करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो बेटा ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस के बारे में पता लगा लेते हैं बाय चेंजिंग देयर कलर और स्मेल, एनीथिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं कुछ उनके एग्जांपल देख लो, क्या है, टर्मरिक है, रेड केबज है, क्लोव ऑयल है, फिनोक्सिलिन है, ठीक है। टर्मरिक सभी को पता ही है, हल्दी बोलते हैं, रेड केबज में लाल पत्ता गोभी, और क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल, एंड फिनोक्सिलिन इट्स अ सिंथेटिक केमिकल या इंडिकेटर, ठीक है। तो बेटा इंडिकेटर्स हमारे कैटेगराइज किए गए 3 कैटेगरी में। पहला होता है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरे होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एंड थर्ड हमारे होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो देखो बेटा नेचुरल इंडिकेटर्स में आ जाता है जैसे टर्मरिक, ठीक है, हमारा आ जाता है लिटमस पेपर, ठीक है, रेड केबज, और साथ ही साथ हमारा चाइना रोज जिसे हिबिस्कस कहते हैं, ठीक है। वहीं पर बात की जाए सिंथेटिक में 2 आते हैं, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। कौन कौन से आते हैं बेटा, जल्दी से बोलो मेरे साथ, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, देखो मैंने बोला था ना इंडिकेटर्स क्या करते हैं, तो कलर चेंज करेंगे या स्मेल चेंज करेंगे। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं वो स्मेल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, आप ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जैसे यानी कि एसिड है या बेस है, एसिड या बेस में आपने क्या किया, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को मिलाया तो वो अपनी स्मेल में चेंज ले आएंगे। जैसे बेस में जो प्याज का रस होता है, प्याज का रस होता है ना जो बेटा, वो एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का काम करता है। जैसे आप उसे बेस के अंदर मिलाओगे तो प्याज अपनी स्मेल खो देता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो गिवन कंपाउंड है, गिवन सब्सटेंस है, वो हमारा बेस है। तो स्मेल में चेंज हो गया ना, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अच्छा, ये कलर कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा ये जान लेते हैं। जैसे हल्दी है, आपने देखना क्या करना है, हल्दी है, हल्दी के ऊपर अगर आप एसिड लगाओगे तो कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा। हल्दी पहले येलो थी और बाद में भी येलो रहेगी, लेकिन जैसे ही आप, ठीक है, जैसे ही आप अगर हल्दी के दाग के ऊपर आपने साबुन फिरो दिया तो आप देखेंगे वह हल्के भूरे, लाल भूरे रंग का हो जाता है। क्यों? बिकॉज इसका रीजन है
हल्दी जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है और वह बेस के साथ रिएक्शन करके कलर चेंज करती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सोप है या साबुन है उसका जो नेचर है वो बेसिक है। ठीक है, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर जब एसिड में जाता है तो ब्लू से रेड हो जाता है और जब बेस के अंदर जाता है तो रेड से ब्लू हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारा रेड केबेज होता है बेटा, ये रेड पिंक हो जाता है इन केस ऑफ एसिड और बेस के केस में ग्रीन या फिर येलो कलर का हो जाता है। चाइना रोज के केस में ये रेड और बेस के केस में ये ग्रीन हो जाता है। बात करते हैं फिनोप्थिलीन की। ठीक है, फिनोप्थिलीन क्या है? मानव निर्मित है, इसे इंसानों ने बनाया है। ठीक है, यानी कि लैब में तैयार है फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो बेटा फिनोप्थिलीन बड़ा ही प्यारा है क्योंकि ये इसका कलर बड़ा ही प्यारा है, पिंक पिंक। तो बेस है फिनोप्थिलीन। ठीक है, तो बेस हमारा फिनोप्थिलीन के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा कलर हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। और जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कलरलेस रहेगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के केस में, बेस के केस में हो जाता है ये येलो और एसिड के केस में हो जाता है रेड। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि गिवन कंपाउंड हमारा एसिड है या फिर बेस। इसके बारे में तो मैंने बताया। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो अपनी स्मेल में चेंज कर लेते हैं। तो बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में आ गया हमारा ऑनियन जूस, वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। व्हेनेवर दे रिएक्ट विद बेस दे चेंज देयर स्मेल, मतलब इनकी जो खुशबू होती है, गंध होती है, वो गायब हो जाती है इन केस ऑफ बेस। तो हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड क्या है? हमारा बेस है। अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, और जो कि हमारे लेक्चर को बहुत ही ज्यादा समझदारी वाला बनाता है। अब तक के लेक्चर में जो बातें हुई थी वो एसिड क्या है, बेस क्या है, एसिड और बेस को पहचान कैसे सकते हैं, इन बातों पर चर्चा हुई थी। लेकिन अब जो चर्चा होने वाली है वो है कि भैया हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। चर्चा किस बात पर है? कि भैया एसिड और बेस मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो मैं सिंपल सी भाषा में आपको बता दूं कि जब भी एसिड हो या फिर बेस हो, अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो हमेशा बात याद रखोगे, ये वाली लाइन अपने दिमाग में रख लेना, छाप लेना। एग्जाम्पल के लिए कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जिंक ग्रैन्युल्स हैं, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? सिंपल सा आंसर आप क्या बोलोगे? भैया वो सॉल्ट बनाएंगे। ये क्या है? हमारा सॉल्ट है। भैया ये क्या है? हमारी हाइड्रोजन गैस है। तो वेन एवर एसिड रिएक्ट विद मेटल्स इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली देखो, जरूरी नहीं है कि सारे बेस अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन गैस ही बनाए, ये जनरली जरूरी नहीं है। बट कुछ मेटल्स होते हैं या कुछ बेसिस होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हमारे हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन जब जिंक की होती है तो वो सोडियम जिंकेट बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। चलिए इस चीज को हम एनसीईआरटी की एक बुक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। यहां पर क्या किया गया है? एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एसिड ले रखा है, ठीक है, और उसके अंदर हमने जिंक ग्रैन्युल्स को डाल दिया। ऊपर एक कॉर्क लगी हुई है जहां से डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है, यहां से हमारी ऑक्सीजन गैस निकलेगी और ये सोप सोल्यूशन है ताकि बबल्स बने हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, तो जैसे ही मैं जिंक के ग्रैन्युल्स को डालूंगा एसिड के अंदर तो यहां से क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस इस पाइप के थ्रू सोपी सॉल्यूशन से गुजरेगी और यहाँ पर बबल्स बनेंगे। मैं क्या लेकर आऊंगा? एक कैंडल लेकर आऊंगा। मुझे पता है जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, दिमाग से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से प्लीज प्लीज ध्यान से बेटा, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो फ्लेमेबल होती है। मतलब जैसे ही कांटेक्ट में आएगी हीट के तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉपअप साउंड, यानी कि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो फटने लगेंगे। ठीक है, और इससे पता चल जाएगा कि जो निकलने वाली गैस है वो हमारी हाइड्रोजन है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, ठीक है, एंड राइट ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कि भैया कौन सी गैस निकली हुई है। ठीक है, यहां से कौन सी गैस निकली या हाइड्रोजन गैस निकली है, इस चीज को पहचानने के लिए आप कौन सा टेस्ट लिखेंगे? तो ये वाला टेस्ट आप पेपर के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर कि भैया चलो हमने ये तो समझ लिया कि एसिड जो होते हैं और हमारे बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो ये बताइए कि जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे? तो आप दिमाग में ये बात डाल लेना कि चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारी तीन चीजें बनने वाली हैं। एक तो बनेगा सॉल्ट, दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तीसरा बनेगा वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और
वाटर। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, वाटर, ठीक है। और यहां पर कौन सी गैस निकल गई, CO2, ठीक है। कौन सी गैस निकल गई, CO2। तो ये बात तो फिक्स है कि भैया जब भी चाहे बाइकार्बोनेट हो, चाहे कार्बोनेट हो, कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने कई बार स्टेट बोर्ड के बच्चों और CBSE बोर्ड के बच्चों से क्वेश्चन में देखा है उनके प्रीवियस ईयर्स में, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो देखो समझो, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, एक बेस है। क्या है ये, बेस। और जो CO2 होती है बेटा, ये एसिडिक इन नेचर होती है। ये क्या होती है, एसिडिक, ठीक है। और जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो बेटा बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या है हमारा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। चलो ये तो बात नॉर्मल रही। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि अगर इस रिएक्शन के अंदर मैंने एक्सेस अमाउंट में डाल दिया CO2, तब क्या कहोगे आप। तो आप कहोगे भैया ये रिएक्शन होती रहेगी, और तब तक होती रहेगी जब तक एक वाटर यानी कि जो सॉल्युबल सब्सटेंस ना मिल जाए, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ना मिल जाए। कैसे, अगर मैंने सबसे पहले क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे ही दोनों के बीच में रिएक्शन बना व्हाइट PPT जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब बेटा अगर मैंने एक्सेस अमाउंट में डाल दिया तो यहां से दोबारा ये सब्सटेंस आएंगे और दोबारा किसके साथ रिएक्शन करेंगे, CO2 गैस के साथ, और ये क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या होता है, एक सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस इफ अ स्लैक लाइम इज ट्रीटेड विद एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देन यू कैन से दैट भैया एक बहुत ही यानी कि सॉरी अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि सॉल्युबल होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए एक बात जान लेते हैं नोट पॉइंट के थ्रू कि भैया ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी को हम लाइमस्टोन या फिर चौक या मार्बल, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। इसी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। चलो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि भैया जब भी एसिड और बेस, क्या, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो बेटा इस रिएक्शन को बहुत ही स्पेशल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो तो क्या होता है, जब एसिड रिएक्ट विद बेस देन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, HCl क्या है हमारा, एसिड, ठीक है। और NaOH ये क्या है हमारा, बेस। इससे बनेगा क्या, सॉल्ट, और यहां पर क्या बनेगा, वाटर। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनो, ये जो एसिड बेस रिएक्शन होती है, अगर कभी भी पूछा जाए टाइप ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, तो आप बोल सकते हो भैया दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्या बोलोगे, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। चलिए आगे चलते हैं। अब सुनो, अब तक की थ्योरी जितनी भी चली है जिसमें मैंने आपको टॉपिक बताई दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं इस टॉपिक से, वो थे कि भैया व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्लैक लाइम इज ट्रीटेड विद एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो बात तुम्हें पता होनी चाहिए क्यों होता है ऐसा, ठीक है। वैसे ही अब ये आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन किस प्रकार करते हैं। तो देखो बेटा, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। भैया सॉल्ट एंड वाटर किस में बनता था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। अगर भैया ये एसिड है तो जरूर मेटल ऑक्साइड क्या रहे होंगे, बेसिक इन नेचर रहे होंगे, ठीक है। तभी तो एसिड बेस रिएक्शन होने पे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है और ये क्या है, एक मेटालिक ऑक्साइड है। और मेटालिक ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं, बेसिक, ठीक है। और ये क्या है हमारा, एसिड। और जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और यहां पर क्या बनेगा, वाटर। और ये जो कॉपर क्लोराइड बनता है इसका बेटा कलर होता है ब्लू ग्रीन कलर। कैसा होता है, ब्लू ग्रीन। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अब देखो मेटालिक ऑक्साइड कैसे हैं, बेसिक इन नेचर। तो नॉन मेटालिक कैसे होंगे, एसिडिक। सही बात है ना, इसका कन्वर्स हो जाएगा। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम बेस के साथ कराएंगे तो देखो ये CO2 क्या होती है, CO2 क्या होती है हमारी, एसिडिक।
तो देखो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम बेस से कराएंगे तो यहां ध्यान से देखो CO2 कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये क्या है हमारा बेस, और ये हमारा क्या है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या है बेटा ये हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और फिर से क्या बन गया सॉल्ट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है हमारा सॉल्ट। तो भैया हमने यहां से इस स्लाइड से हमने ये समझा कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सॉरी मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इज देयर एनी डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। ओके तो अब हमारा जो अगला पॉइंट है, ठीक है, आप लोगों से हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि बेटा एसिड और बेस में क्या कॉमन है। तो अगर आपको पहली मेरी स्लाइड और सेकंड स्लाइड पता है जहां पर मैंने एसिड और बेस पढ़ाया था आपको, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों के बीच में क्या कॉमन चीज थी कि दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो कहता क्या क्यों करते हैं इसका रीजन बता दो। तो एसिड एंड बेस प्रोड्यूस आयंस इन द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही आप एसिड या फिर बेस को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो आपको ही पता है वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं और वो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। यही आयंस करते हैं मूव, और इन आयंस के मूव करने की वजह से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, जिससे करंट फ्लो हो जाता है। बट ग्लूकोज और अल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, आयंस ही प्रोड्यूस नहीं होंगे, आयंस प्रोड्यूस होंगे तभी तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जब आयंस ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं क्या है। H+ आयन डज नॉट एग्जिस्ट अलोन, यानी कि H+ आयन है कभी भी आपको अकेले देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपने क्या किया होगा, जैसे आपने एसिड दिया HCl, इसको वाटर के अंदर मिलाया, ठीक है, तो निकला होगा H+, निकला होगा ना H+, और क्लोरीन माइनस आयन। बट ये H+ कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अकेले, ये क्या करेगा जो एक्वस सॉल्यूशन है जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा H3O+ आयन, ठीक है। H+ कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये H3O+ आयन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ये बात दिमाग में डाल देना, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं, ये समझना ठीक है ध्यान से। कहता है ऑल बेसिस डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, कहता है सभी के सभी बेस जो होते हैं डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर के अंदर, बट जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं हम उन्हें बहुत ही प्यारे नाम से बुलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अल्कैलीज। क्या कहते हैं बेटा? अल्कैलीज। अब सुनना, ये जो मैंने एक डायग्राम बना रखा है इसको समझना क्या कह रहा है। आप एसिड को बूंद बूंद करके मिलाओ वाटर के अंदर, ये राइट स्टेप है। बट अगर आपने एसिड के अंदर वाटर मिला दिया देन ये क्या है? रॉन्ग स्टेप। ऐसा क्यों हमें सजेस्ट किया जाता है कि मतलब एसिड को ही हमें ड्रॉप करके वाटर के अंदर मिलाना है, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। रीजन क्या है इसका? तो देखो बेटा होता है क्या है, जब भी एसिड और वाटर की जो रिएक्शन होती है ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि अगर मान के चलो वो बीकर वगैरह टूट गया और आपके हाथ वगैरह पे गिर गया एसिड, तो आपके हाथ वगैरह जल सकते हैं, कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है। या कांच के टुकड़े, अगर कांच का गिलास टूट गया और आपके शरीर पे लग गए टुकड़े तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए होता क्या है कि जब भी ये काम किया जा रहा हो, ठीक है, तो आप हमेशा एसिड को वाटर के अंदर बूंद बूंद करके मिलाएंगे, ना कि वाटर को एसिड के अंदर, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है? बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बता ही दिया मैंने। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कहता है जब हम एसिड के अंदर वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। क्या होती है? क्योंकि वाटर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जो आयन, जो क्या बोलते हैं इसको, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो जब आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, ठीक है, और यही प्रोसेस हमारी कहलाती है डाइल्यूशन। मतलब एसिड के अंदर पानी को मिलाना, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। और क्योंकि पानी का अमाउंट बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जो हमारे आयंस हैं उनका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि पीएच स्केल क्या है। देखो एक बार की बात है, पीएच का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं लोग, ठीक है, कई बार ऐसा होता है लोग पूछ लेते हैं। तो पीएच का फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है एक तरीके से पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब पीएच स्केल क्या बताती है? H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बताती है। एक्चुअल में वो पावर ही तो बता रही है H+ आयन की कितनी ज्यादा होगी। तो क्या होता है, पीएच स्केल
यूज करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और उसी जो चीज बताती है हमारे पास कि भाई H प्लस आयन कितने कम है कितने ज्यादा है, जो स्केल बताती है हम उसी को कहते हैं पीएच स्केल। सेकंड पॉइंट, pH 4 न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अगर कोई भी चीज सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है तो हम कहेंगे कि इसका पीएच कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। अगर कोई भी चीज एसिडिक है तो उसका जो पीएच है बेटा वो 7 से कम रहेगा, और जो बेस होता है उसका पीएच 7 से ज्यादा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाती हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है बेटा इसका जो पीएच वैल्यू होता है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है सभी का, पीएच वैल्यू। ये जो पीएच वैल्यू होता है ये होता है 1.2। लेमन जूस, ठीक है, इसका जो पीएच रेंज होता है बेटा ये 2.2 होता है। साथ ही साथ जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। प्योर ब्लड एंड प्योर वाटर, ठीक है, इन दोनों की पीएच की वैल्यू क्या होती है, सेम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 10। लेमन जूस बेटा इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 2.2। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज है आप जिन्हें याद कर सकते हैं एमसीक्यू के तौर पर। आते हैं, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है एसिड रेन। एसिड रेन होती क्या है, ठीक है, अब सुनो। एसिड रेन का जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब भी जो रेन है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 से कम हो जाए तब हम कहेंगे कि वो एसिड रेन है। 5.6 से क्या हो जाए, कम। लेकिन ये होगा क्यों, अब आपको पता है इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है, कार स्कूटर से निकलने वाला धुआं है, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का जो भी एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू या चिमनियों के थ्रू निकल रहा है, ठीक है, तो बेटा वो सारा का सारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जितने भी गैसेस हैं ये हमारे जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके साथ जाके मिल जाती है। अब ऊपर जाते जाते ये क्या करेंगे, कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, एक टाइम बाद क्या होगा, वो जो वाटर है उसका तो पीएच लेवल डिक्रीज कर जाएगा ना। क्यों कर जाएगा, क्योंकि ये गैसेस कैसी होती हैं, एसिडिक इन नेचर होती हैं। अब ये जो गैसेस हैं बेटा जो एसिडिक है ये पीएच लेवल डाउन कर दिया, अब ये बारिश के ऊपर यानी कि बारिश बन के बरसेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन में जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 से कम हो जाता है, और ये पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि एसिड रेन के लिए पीएच वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, लेकिन ये एक्वाटिक एनिमल के लिए बहुत ही ज्यादा जानलेवा है। क्यों, अब देखो बारिश आई है, बारिश बरसेगी, वही पानी कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा, वही पानी झीलों में जाएगा, ठीक है, तो होगा क्या बेटा, उससे वहां का जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाएगा। अब जो जीव जंतु होते हैं उनको जीने के लिए एक सर्टेन उनके बॉडी रेंज के अकॉर्डिंग पीएच चाहिए होता है, अगर वो उससे ज्यादा भी कम हो जाएगा तो उनके लिए वो उस पानी के अंदर जीना मुश्किल हो जाएगा और उनकी डेथ होने लगेगी, जिससे एक्वाटिक एनिमल्स का जो सर्वाइवल है बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो एसिड रेन है वो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अब आपने सुना ही होगा कि बेटा हम खाना खाते हैं, जब खाते हैं तो खाना खाने के ही हमारे पेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ठीक है, एंड बहुत ही सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जिससे कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेटा लेकिन अगर ये हमारे पेट के अंदर क्या हो जाए, अगर खाना पचे ना, अपच हो जाए, अगर सही से ना पचे तो हमारे पेट के अंदर जलन हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, छाती में यहाँ पर दर्द सा महसूस होता है। तो उसने देखा होगा, आपने लोगों ने देखा होगा दुकान पे जाकर आप क्या करते हो, एक इनो की पुड़िया लेकर आते हो, उसे पानी मिलाकर पी जाते हो, तो आपके पेट में एसिडिटी हुई, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस। ठीक है, तो आप बेस लेते हो एक्चुअल में, तो मम्मियां कहती हैं बेटा खाना सोडा खा ले, ठीक है, या फिर आप इनो लेकर आते हो। तो बेटा जो एंटासिड्स होते हैं, एंटासिड्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में एसिड बना है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो अगली बार जब कभी भी आपको एसिडिटी हो तो आप क्या बोलते हैं उसको, बेकिंग सोडा ले सकते हो जिसका फॉर्मूला होता है NaSCO3, ठीक है, या फिर आप एंटासिड का यूज कर सकते हो, या फिर घर से दुकान से जाकर इनो लेकर पी सकते हो। ठीक है, टूथ डिके, अब क्या होता है, चिंटू है, चिंटू बहुत ज्यादा मिठाइयां खाता है, रात को बिना ब्रश किए सो जाता है, अब वो चॉकलेट है या मिठाई है जो भी चीजें हैं वो आपके दांतों में फंसी रह जाती हैं। ठीक है, अब हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, इस जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो डिग्रेडेशन करना स्टार्ट करते हैं शुगर का, जिससे क्या होता है, एसिड बनता है, और वो हमारे जो एसिड बनता है वो जो दांतों का इनेमल होता है बेटा उसको ब्रेक कर देता है, उसे खराब कर देता है, उसे गला देता है।
ठीक है। अब वो धीरे धीरे दांत हमारे गलने लगते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, वो गलेंगे, एक टाइम बाद टूट के गिर जाएंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं टूथ डिके। अब भाई तुम्हें अपने दांत बचाने, तो इसका एक ही तरीका है कि सुबह और शाम रेगुलर ब्रश करके सो। अब ब्रश से सवाल आया कि भैया अगर हम ब्रश करके सोएंगे तो जो हमारा टूथपेस्ट है उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो बेटा जी सिंपल सी बात है, आपके मुंह के अंदर एसिड बना है और एसिड को कम कौन कर सकता है, बेस। इसका मतलब कि जो हमारा टूथपेस्ट है वो बेसिक होगा नेचर में, क्या होगा, बेसिक। चलिए चलते हैं आगे। अब ये कुछ लिस्ट है सामान की, खरीद के नहीं लाना है, पढ़ लेना है, बस समझ लो, ठीक है। तो बेटा नेचुरल सोर्सेस, ठीक है, विनेगर, ये एसिड के नेचुरल सोर्सेस है। कहां कहां से मिलते हैं, विनेगर, विनेगर में होता है एसिडिक एसिड, ऑरेंज के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, टैमरिन इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड, टमाटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, सोर के अंदर होता है ये क्या लिखा है जितने भी, अच्छा कर्ड था यहाँ पर, कर्ड यहाँ पर होगा कर्ड, ठीक है। कर्ड के अंदर होता है बेटा लैक्टिक एसिड, लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, चींटी का डंक होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग के अंदर भी क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। अब सवाल आता है भैया कि मेथेनोइक एसिड दिखता कैसा है, तो देख लो ऐसा दिखता है HCOOH, यही क्या है तुम्हारा, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। आगे चले, चलो चलते हैं। अब जो टॉपिक है, अब बढ़िया बढ़िया टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं जिन पे तुम्हारे बिल्कुल दिमाग खचेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करें, चलो। तो बेटा जब भी हम क्या करते हैं, आपको बहुत ही छोटा सा बता रहा हूं, आप एक काम करो, नमक पानी का घोल लेना है, मतलब सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन लेना है, जिसे हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जब बेटा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, क्या करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो बनता है NaOH, Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ध्यान से सुन लेना क्या बनता है, जब भी एक्वस NaCl के साथ, जिस एक्वस का मतलब होता है वाटर डिजोल्व है, सिंपल सी बात है, वाटर है ही वहां पर मौजूद है, बट फिर भी मैंने यहां पर लिख दिया है, मैं एक्वस हटा देता हूं। बेटा हमारे पास क्या है, NaCl है, उसके अंदर मैंने वाटर मिला दिया है, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो NaCl होता है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो बेटा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या कहते हैं बेटा, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, कॉस्टिक सोडा। और साथ ही साथ यहां पर निकलती है क्लोरीन गैस। क्या निकलती है, क्लोरीन गैस, और निकलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। समझोगे कैसे होता है, चलो बताता हूं कैसे होता है। इसके लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, और जिसे आप सीखोगे क्लास 12th के अंदर, ठीक है। तो फिर भी हम समझ लेते हैं कैसा होता है। जैसे NaCl है, तो NaCl जब ब्रेक डाउन होगा तो कैसे टूटेगा, NaCl टूटेगा आपका Na+ में और Cl- में, ठीक है बेटा। वैसे ही वाटर किस में टूटता है आपका, आप कहोगे भैया ये टूटेगा H+ आयन और OH- आयन में, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज होती है, एक होता है कैथोड, ठीक है, एक होता है बेटा एनोड, ठीक है। जो कैथोड होता है, कैथोड पर जाएगा बेटा कौन, पॉजिटिव वाला, ये यानी कि H+ आयन, और एनोड पर जाएगा हमारा कौन, क्लोरीन माइनस आयन। तो बेटा ये क्या करेगा, अपने अंदर से क्या करेगा, अपने अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, बट हमें तो बनाना है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो दो H+ आयन लेंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, ये बन गई हमारी देखो हाइड्रोजन गैस। वैसे क्लोरीन आयन क्या करेगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बन जाएगा, क्लोरीन, बट मुझे चाहिए Cl2 गैस, तो यहां पर क्या चाहिए होंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम, क्या निकाल देंगे, दो इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ले लेंगे दो Cl- आयन, तो यहां पर क्या बन गई, Cl2 गैस। तो ये रही बेटा हमारी Cl2 गैस। तो बचा क्या बाय प्रोडक्ट के तौर पर, तो हमारा क्या बना, एक और चीज बच गई, Na+OH-, तो यहां पे क्या बन जाएगा, NaOH। देखा तीनों चीजें बन गई कि नहीं बन गई। तो ये रहा हमारा कॉस्टिक सोडा, ये रहा। तो अब सवाल आ जाता है कि कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कहां निकली थी बेटा, कैथोड पर, और ये जो क्लोरीन गैस निकली थी ये कहां निकली थी, एनोड पर। तो ये चीज याद रखना, ये पूछा जाता है क्लोरल-अल्काइली प्रोसेस में कि कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट होती है और एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट होती है, ठीक है।
ब्लीचिंग पाउडर। अब बेटा जो यहां से क्लोरीन गैस निकली है, ये वाली क्लोरीन गैस निकली है ना, इसकी आप रिएक्शन करा दो सिलेक्ट लाइम के साथ, ठीक है। तो यहां पर ये जो कंपाउंड बना है CaOCl2, इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। आपको सारी बातें समझ में आ गई है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर आ गई हो समझ में। चलो, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब हम किसको याद करेंगे? बेकिंग सोडा को। बहुत ही आसान है, आपने पहले क्या देखना है, नमक पानी का घोल, ठीक है, नमक पानी का घोल। मम्मी ने सांसें छोड़ी, मम्मी ने सांसें छोड़ी, तो ये क्या है? नमक पानी, अम्मी मतलब अमोनिया, सांसें मतलब CO2। तो नमक पानी का घोल पीकर मम्मी ने सांसें छोड़ी, ठीक है। मरने वाला नहीं, मतलब छोड़ते ना सांसें ऐसे करके, वो वाला गलत मत समझना भाई, किसी का दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, क्या सोच लो। तो यहां पर क्या होता है बेटा, जब ये नमक पानी के घोल में, ठीक है, अमोनिया के साथ CO2 गैस छोड़ी जाती है, इन सबको मिला दें, ठीक है, तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और साथ में निकलता है बेकिंग सोडा। क्या निकलता है? बेकिंग सोडा, सही है, ओके। तो ये जो बेकिंग सोडा बना है, ठीक है, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आ गया? अब बेटा यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट किया तो इससे बनता है बाइकार्बोनेट, सॉरी ये बाइकार्बोनेट है, तो इससे क्या बनेगा? कार्बोनेट, साथ में निकलेगा H2O, साथ में निकलेगी CO2 गैस। यानी कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो वो किस में टूट जाता है? सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसके यूजेस की बात कर लेते हैं भाई। इसका जो इस्तेमाल होता है वो खाना बनाने में होता है, ठीक है, और हमें अगर बेकिंग पाउडर बनाना है तो भी उस टाइम पर हम इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? हम बेकिंग सोडा बनाने के लिए बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा के अंदर कोई भी एसिड मिला देंगे, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड टाइप का, आई थिंक वही था। तो हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे किसकी? बेकिंग सोडा की, ठीक है। तो क्या बनेगा? CO2 गैस निकलेगी, H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, ठीक है। अब जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेटा, ये इंग्रेडिएंट होता है एंटासिड का, ठीक है, जो हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये यूजेस याद कर लेना, पेपर में आते हैं। चलिए, वॉशिंग सोडा। अब आपने पहले देखा था ये जो सोडियम कार्बोनेट मिला था, इसके अंदर हम 10 मोल्स ऑफ H2O मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2O, और हम इसी को क्या बोलते हैं बेटा? वॉशिंग सोडा। इसका इस्तेमाल क्या होता है भैया? ग्लास सोप इंडस्ट्री में होता है, ठीक है भाई। इसका बोरेक्स में होता है बनाने में, सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स में। यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हमारे वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होती है इसको भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने देखा होगा जो बाउंड्री के अंदर जो बहुत ही अच्छी कलाकारी बनती है पुट्टी से, ठीक है। आपने देखो किसी बंदे का हाथ टूट जाए तो उसके हाथों पर जो फ्रैक्चर होता है, ठीक है, तो वहां पर बेटा POP लगाया जाता है, ठीक है। अब POP होता क्या है समझो। अगर मैं जिप्सम को, बेटा ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम। अगर मैं जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म कर दूं तो ये बेटा बदल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में। किस में बदल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अंदर में यदि इतने वाटर ऑफ मोल्स मिला दूं, ठीक है, तो ये बदल जाएगा जिप्सम में। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम में बदलो या फिर जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलो, तो आप ये काम कर सकते हो। साथ ही साथ एक बहुत ही चीज जो मैं बताना भूल गया, वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप जो देख रहे हो इसके साथ कोई पूछे बताओ जिप्सम के अंदर कितने अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो आपको ये देखना है कितने मोल्स जुड़े हुए हैं वाटर के? 2। तो जो हमारा जिप्सम है इसके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कोई पूछे बताओ POP के अंदर कितना क्रिस्टलाइजेशन है वाटर का, तो आप बोल सकते हो 1/2 है, ठीक है। वैसे ही कोई पूछे ग्रीन विट्रोल के अंदर कितना है, तो ग्रीन विट्रोल का क्या होता है? FeSO4.7H2। तो इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया? 7। अगर कोई पूछे बताओ ग्रीन विट्रोल ब्लू विट्रोल के अंदर बता दो, तो CuSO4.5H2O। तो यानी इसके अंदर कितना हो गया? 5 हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इतना ही आज के इस लेक्चर में।
ये बहुत ही जल्दी वाला वन शॉट वीडियो था जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। अब आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, इस लेक्चर को बार बार देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। भगवान आपको अच्छे मार्क्स दिलाए, आप पास हो जाएं, ठीक है। बहुत ही अच्छे मार्क्स से हम आपकी यही शुभकामना करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।